ये कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब रॉजर और कैरोलिन पेरोन अपने 5 बच्चों के साथ अमेरिका के एक छोटे से आइलैंड जिसका नाम रोड आइलैंड है वहाँ शिफ्ट होते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और उनके घर के चारों तरफ कोई घर नहीं होता। और जब ये अपने घर के अंदर सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं तो उनका जो डॉग होता है वो घर के अंदर नहीं आ रहा होता। ये उसे अंदर ले जाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाना चाहता। ऐसा लगता है मानो अंदर कुछ है जिसकी वजह से वो कुत्ता अंदर नहीं जा रहा होता और वो उसे घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। इनके घर के पास एक झील भी होती है और झील के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ होता है। इनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को वहाँ पर एक खिलौना भी मिलता है जिसे पाने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं अंदर ये दिखाया जाता है कि अप्रैल की बाकी बहनें आंख मचोली खेल रही होती हैं और जब उनमें से एक छोटे से स्टोर में छुप जाती है तब दूसरी उसे ढूंढने जाती है तो वहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा निकल जाता है। और जब इनके डैड वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर नीचे एक तहखाना है जहाँ पर एक पियानो और कुछ और चीजें पड़ी हुई होती हैं। रॉजर ऊपर आने के बाद अपने बच्चों को बोलता है कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, वहाँ पर ढेर सारी मकड़ियाँ हैं और वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब इसके बाद रात होती है और कैरोलिन सोने जा रही होती है। तब वो देखती है कि इनका कुत्ता नीचे बहुत जोर जोर से भौंक रहा है। पहले तो इन्हें ये सब अजीब लगता है लेकिन फिर ये सोचते हैं कि सब नॉर्मल है और ये सब के सब सो जाते हैं। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि उसके पैर पर एक निशान है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो चुकी हैं। वो अपने हस्बैंड रॉजर को ये बात बताती है। रॉजर कहता है कि शायद सामान लाते हुए धक्के से बंद हो गई होगी। वो ये भी कहती है कि रात को तुमने क्या किया, ये देखो मेरे पैर पर निशान पड़ गया। रॉजर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया और तभी अचानक अप्रैल की चीखने की आवाज आती है। ये दोनों उस तरफ भागते हैं जहाँ पर इनकी छोटी बेटी अप्रैल होती है। वो देखते हैं कि उनका डॉग वहाँ पर मरा हुआ होता है। ये देखकर इन तीनों को बहुत दुख होता है लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता कि उसकी मौत कैसे हुई। अब एक बार फिर से रात होती है और ठीक 3:07 पर घड़ी अपने आप ही बंद हो जाती है। कैरोलिन उठी होती है और उसे लगता है कि घर पर कोई है और जब वो घर पर इधर उधर देखती है तो वो देखती है कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। ये उसकी बड़ी बेटी एंड्रिया होती है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, सब कुछ ठीक तो है। वो कहती है कि सिंडी दोबारा से मेरे कमरे में आ गई। और जब कैरोलिन और रॉजर कमरे में जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो एक अलमारी से अपना सर पटक रही होती है। दरअसल इसे नींद में चलने की आदत होती है लेकिन ऐसा इसने पहले कभी नहीं किया होता और रॉजर उसे उठाकर उसके बेड पर सुला देता है। अगली सुबह रॉजर जब काम पर जा रहे होते हैं तभी उन्हें किसी के गिरने की आवाज आती है और जब वो झाड़ियों के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर कबूतर होता है जो मर रहा होता है। रॉजर ये सब देखकर हैरान होता है। दरअसल यहाँ पर अजीब अजीब से हादसे हो रहे होते हैं लेकिन उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और साथ ही साथ इनके 4 बच्चे स्कूल चले जाते हैं। घर पर कैरोलिन और उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल बचती है। अप्रैल अपनी मॉम से कहती है कि मेरे साथ आंख मचोली खेलो और जब वो उसके साथ आंख मचोली खेलती है और अप्रैल छुप जाती है तो वो उसे ढूंढने के लिए कमरे में जाती है। यहाँ पर एक अलमारी होती है और तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। कैरोलिन अलमारी की तरफ बढ़ती है। वो कहती है कि अब आ जाओ और अलमारी से 2 हाथ निकलते हैं और 2 बार क्लैप करते हैं। कैरोलिन धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ना शुरू करती है। वहाँ पर उसे सांसों की आवाज आ रही होती है और जब वो हाथों से टटोलने की कोशिश करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो अपनी आंखों से पट्टी खोलती है तब उसकी बेटी पीछे खड़ी होती है। कैरोलिन घबरा जाती है लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। अब इसके बाद एक बार फिर से रात होती है और सब बच्चे जब सो रहे होते हैं तभी इनकी तीसरे नंबर की बेटी क्रिस्टीन का कोई पैर खींचता है। ऐसा उसके साथ एक रात पहले भी हुआ होता है। उसे लगता है कि उसकी बहन उसके साथ मजाक कर रही है लेकिन इस बार उसका पैर हवा में ही रुक जाता है और तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखता है। वो अपनी बहन नैन्सी को उठाती है। वो कहती है कि देखो वहाँ कोई है। नैन्सी जब उस तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो कहती है कि कोई नहीं है, तुम सो जाओ। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टीन चीखने लगती है। वो कहती है कि वो मेरे पीछे है और अब नैन्सी धीरे धीरे पलटना शुरू करती है और इससे पहले कि वो कुछ देख पाती दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है जिसके बाद वो चीखना शुरू कर देती है। तब इनके कमरे में रॉजर और कैरोलिन आते हैं। क्रिस्टीन बताती है कि यहाँ पर कोई था। रॉजर कहता है कि तुमने कोई सपना देखा होगा। क्रिस्टीन कहती है कि नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा था, उसने मुझसे बात की।
उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। लेकिन रोजर और कैरोलिन को ये लगता है कि इसने कोई बुरा सपना देखा है और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ हादसे हो रहे होते हैं और कैरोलिन की बॉडी पर हर रोज एक नया निशान होता है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। अब एक बार फिर से रात होती है और कैरोलिन को ये लगता है कि घर पर कोई है और वो एक एक करके सभी कमरों को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन तभी सीढ़ियों पर इनकी जो तस्वीर लगी होती है वो अपने आप गिरना शुरू हो जाती है और जब वो आकर वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता और तभी वहाँ पर 2 क्लैप्स की आवाज आती है, वैसी तालियों की आवाज जैसे उसे उस वक्त सुनाई दी थी जब वो अपनी छोटी बेटी अप्रैल के साथ आंख मचोली खेल रही थी। वो उस तरफ बढ़ जाती है और वो देखती है कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है और जब वो उसके पास जाती है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो उस तहखाने के अंदर गिर जाती है। अंदर कोई भी नहीं होता और तभी एक बॉल सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आती है। ये बॉल अप्रैल की होती है। कैरोलिन तहखाने में फंस गई है। वो अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाती वहां से लाइट चली जाती है और माचिस की रोशनी में उसे कोई दिखता है। वो डर के मारे चिल्लाती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के कमरे में ये दिखाया जाता है कि इनकी चौथी नंबर की बेटी जिसका नाम सिंडी है, जैसे नींद में चलने की आदत होती है, वो एक बार फिर से अलमारी के पास खड़े होकर उस पर अपना सर मार रही होती है और उसके सर मारने की आवाज इनके दूसरे नंबर की बेटी एंड्रिया जाग जाती है। वो सिंडी को वहां से लेकर बिस्तर पर लेटाती है और तभी वो अलमारी के ऊपर एक साय को देखती है। वो कोई इंसान नहीं होता। वो एंड्रिया के ऊपर कूद जाता है। इसी वक्त बाहर रोजर घर पहुंचता है। वो कैरोलिन की चीख सुनता है और तहखाने में जाता है। कैरोलिन वहां से निकलती है। वो बहुत डरी हुई होती है। रोजर जब तक ये पता करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है तभी बाहर से इनका घर दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई इनके घर की निगरानी कर रहा है और अब रोजर, कैरोलिन और उनके सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर इनके अलावा कोई और भी है। अब अगली सुबह कैरोलिन एक हस्बैंड वाइफ के पास जाती है। हस्बैंड का नाम एड वॉरेन होता है और वाइफ का नाम होता है लॉरेन। ये दोनों डिमोनोलॉजिस्ट होते हैं। डिमोनोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो भूत भगाने के तरीके को जानते हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम किए थे जिससे इनका बहुत नाम होता है और हाल ही में इन्होंने एनाबेल के केस को भी सॉल्व किया होता है। एनाबेल म्यूजियम में रखी हुई वो गुड़िया है जिसे कहा जाता है कि वो काले जादू की दुनिया से आई है। कैरोलिन इन दोनों को बोलती है कि आप हमारे घर आए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। शुरू में एड को लगता है कि ये उसका कोई वहम हो सकता है। कैरोलिन बोलती है कि मुझे लगता है कि वो एंटिटी हमें नुकसान पहुंचाएगी और कैरोलिन की बात से ये दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये दोनों कैरोलिन के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद इन्हें बताया जाता है कि रात को यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आती है और साथ ही साथ दरवाजे से 3 बार ठक ठक की आवाज आती है और घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो जाती हैं और दीवार पर जो हमारी तस्वीरें हैं वो सब की सब गिर जाती हैं। उन्हें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर एक तहखाना भी है और इसके बाद ये सब के सब तहखाने में जाते हैं और तहखाने में जाने के बाद लॉरेन को कुछ आवाजें आती हैं। उसे चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दरअसल उसे वो आवाजें इसलिए आ रही होती हैं क्योंकि उसने दूसरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करने का इल्म सीखा होता है। वो बताती है कि यहाँ पर कभी कोई बड़ा हादसा हुआ था। एड और लॉरेन रोजर से पूछते हैं कि जब यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था तो तुम इस घर को छोड़कर गए क्यों नहीं। रोजर बताता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैंने सब इस घर को खरीदने में लगा दिए और मुझे नहीं लगता कि 7 लोगों को कोई अपने घर में रखना चाहेगा। ये घर मैंने नीलामी में खरीदा था, इसलिए मुझे इसके पुराने ओनर्स का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं है। एड रोजर से बहुत सारे सवाल पूछता है और उनकी आवाज को रिकॉर्ड भी करता है। अब एड और उसकी वाइफ लॉरेन झील के किनारे जाते हैं जहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ है, जहाँ पर अप्रैल को यहाँ आने के बाद एक खिलौना मिला था। यहाँ पर लॉरेन को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो दोनों जल्दी से अंदर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें तुम्हारे घर को साफ करना होगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं लेकिन यहाँ पर एक काला साया है जो आपके घर और आपकी जमीन पर हावी है। जब मैं आपके घर के अंदर आई थी तो मैंने उसे देख लिया था, वो आपके पीछे ही खड़ी थी और दूसरी बार मैंने उसे तुम्हारे बच्चियों के पीछे देखा। ये काली परछाई काला साया तुम्हारी फैमिली के साथ मिल चुका है और अब तुम यहाँ से कहीं भी जाओ ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि इसके अंदर बहुत गुस्सा और नफरत है। तब रोजर उसे पूछता है कि हमें क्या करना होगा, हमें इसे भगाने के लिए क्या करना चाहिए। एड बोलता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, वो सबूत चर्च को देने होंगे और उसके बाद ही चर्च परमिशन देगा। एड बोलता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए क्योंकि वो साया जो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है हम उसके लिए खतरा है और वो कभी नहीं चाहेगा कि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकें। ये दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और जब ये अपने घर पहुँच जाते हैं और एड उस रिकॉर्डिंग को सुनता है जो उसने रोजर के घर
घर पर की थी तो उस रिकॉर्डिंग में एड की आवाज तो होती है, लेकिन उसके अलावा किसी की भी आवाज नहीं होती। साथ ही साथ लॉरेन को ये भी पता चलता है कि ये एक फार्म हाउस था जो अब कई टुकड़ों में बढ़ चुका है और ये साल 1863 में बना था। और यहाँ पर जो औरत रहती थी उसने अपनी यहाँ पर जान दी थी और उसने जान दी थी 3:07 पर, इसलिए उस घर में 3:07 पर सारी घड़ियां बंद हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी कई लोगों ने अपनी दी और उस फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है कि वहाँ पर कई आत्माओं का साया है। अब इसके बाद लॉरेन, उसका हस्बैंड एड और कुछ और लोग उस घर पर जाते हैं ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सकें। वो वहाँ पर कैमरास लगाते हैं और साथ ही साथ माइक भी लगाते हैं ताकि वो आवाज को रिकॉर्ड कर सकें। इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ हॉली चीजें भी लगाते हैं और रात भर वहाँ पर सबूत इकट्ठा करते हैं। लेकिन आज रात को यहाँ पर ज्यादा हलचल नहीं होती और अगली सुबह जब लॉरेन बाहर होती है तो वो देखती है कि हवा में बदलाव शुरू हो जाता है। ऊपर काले बादल मंडराने लगते हैं और वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो भागती हुई अंदर जाती है और अंदर कैरोलिन सो रही होती है। तभी उसके पास एक साया आता है और कैरोलिन के मुंह के अंदर कुछ उगल देता है। लॉरेन भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि कैरोलिन उल्टियां कर रही है। वो उसे पूछती है कि क्या हुआ। वो कहती है कि शायद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। दरअसल कैरोलिन को ये लगता है कि वो एक सपना था और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अब एक बार फिर से रात होती है और ये सब के सब घर पर होते हैं क्योंकि इन्हें सबूत इकट्ठा करने हैं। और आज रात इनके साथ जो पुलिस वाला होता है जो उन चीजों पर यकीन नहीं करता, उसे एक साया दिखता है। वो अपने हाथ उसे दिखाता है कि ये देखो मुझसे तुमने क्या करवा दिया, और ये कहकर जोर से चिल्लाते हुए वो वहाँ से भाग जाती है। इस बात से वो पुलिस वाला डर जाता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा, वो नौकरानी के कपड़ों में थी। दरअसल यहाँ पर एक नौकरानी ने भी खुशी की थी और ये उसी का साया होता है। और तब ये देखते हैं कि कोई फोटो क्लिक कर रहा है और जब ये उस तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिंडी सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, जो रोजर और कैरोलिन की चौथे नंबर की बेटी है। एक बार फिर से फ्लैश चमकता है और रोजर उसे रोकने के लिए ऊपर जाना चाहता है, लेकिन एड कहता है कि हमें सबूत चाहिए। रोजर कहता है कि तुम्हें सिंडी की फोटो क्यों चाहिए। वो कहती है कि कैमरा उसने क्लिक नहीं किया, उसके साथ कोई है जिसे हम देख नहीं पा रहे होते हैं। और उसके बाद सिंडी कमरे के अंदर चली जाती है। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। इस वक्त सब भागते हैं लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा होता। लेकिन जिस कमरे में सिंडी है वहाँ पर उन्होंने माइक लगाए हुए हैं और उसकी आवाज सुनते ही पता चलता है कि वहाँ पर कोई और भी है। रोजर सिंडी को कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं यही हूँ। और तभी ऊपर दिखाते हैं कि दरवाजा खुल जाता है और जब ये उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सिंडी नहीं होती, वो अलमारी में छुपी होती है। ये वही अलमारी होती है जहाँ पर पहले कैरोलिन आई थी जब वो आंख मिचौली खेल रहे थे। और वो देखते हैं कि उसके अंदर एक रास्ता है। एड और लॉरेन उसे निकाल लेते हैं। लॉरेन जो कि रोजर की सबसे छोटी बेटी अप्रैल को बताती है कि वो बच्चा जिसकी यहाँ पर मौत हुई थी उसका घर इसी अलमारी में था। और ये सुनने के बाद वहाँ पर अलमारी अपने आप ही खुल जाती है। वहाँ पर रस्सी का फंदा होता है जो कि टूटकर गिर जाता है। लॉरेन देखती है और वो नीचे तहखाने में जाती है और तहखाने में जो खिलौना अप्रैल को पेड़ के पास मिला था वो उस म्यूजिक बॉक्स को चलाती है। और तभी वहाँ पर एक औरत का साया आता है। वो कहती है कि उसने मुझे कब्जे में करके मुझसे सब कुछ करवाया। ये रोरी की मॉम का साया होता है। दरअसल रोरी वो बच्चा है जिसकी यहाँ पर मौत हुई थी, जिसका खिलौना अप्रैल को पेड़ के पास मिला था। लॉरेन भी यहाँ पर थोड़ा डर जाती है। और तभी यहाँ पर एक और खतरनाक साया आता है। वो बातशेबा है और वो लॉरेन पर हमला कर देता है। लॉरेन वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और वो सबको बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। यहाँ पर जो साया है वो माओ पर अपना कब्जा करती है और उनसे उनके बच्चों को मरवाती है। और कैरोलिन के बॉडी पर जो निशान है वो किसी बीमारी के नहीं है बल्कि ये उसी साये ने दिए हैं। और अब वो शायद तुमसे भी वही करवाना चाहती है जो उसने पहले औरतों से करवाया था। इसके बाद साया इन पर यहाँ पर भी हमला कर देता है, लेकिन किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुँचता। और इनके पास अब सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं जो ये चर्च में दिखा सकते हैं। ये सभी फैसला करते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा और ये सभी जाने की तैयारी करते हैं। लॉरेन जब बाहर गाड़ी में बैठी होती है तभी उसे किसी की आवाज आती है। दरअसल ये आवाज उसकी बेटी की होती है जो झील की तरफ से आ रही होती है। वो झील की तरफ जाती है जहाँ उसे अपनी बेटी की बॉडी दिखती है। वो वापस आकर अपने घर में कॉल करती है कि उसकी बेटी ठीक है। वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। ये एक तरह की वार्निंग थी और लॉरेन की बेटी के ऊपर हमला
हमला होता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि रॉजर की फैमिली से कॉल आता है कि मॉम कुछ अजीब बिहेव कर रही है। वो क्रिस्टीन और अप्रैल को गाड़ी से लेकर कहीं चली गई है। रॉजर बताता है कि उसकी वाइफ कैरोलिन उन्हें अपने पुराने घर की तरफ ले गई है। एड और लॉरेन जानते हैं कि वो अपने बच्चों को मारने के लिए गई है, क्योंकि वो साया यही चाहता है। इसीलिए सब के सब उसके घर पहुंचते हैं। पुलिस उनके साथ जाती है और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो कैरोलिन पहले से अपने बच्चों के साथ तहखाने में होती है और वो अपने बच्चों को मारने वाली होती है। लेकिन तब तक एड और रॉजर वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे लेकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बाहर कदम रखते हैं कैरोलिन का दम घुटने लग जाता है। लॉरेन कहती है कि वो साया से बाहर नहीं जाने देगा, अगर हम इसे बाहर ले गए तो ये मर जाएगी। और तभी कैरोलिन को एक झटका लगता है और वो खींचते हुए अपने आप ही तहखाने तक चली जाती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे खींच रहा है। ये सब के सब तहखाने में जाते हैं। कैरोलिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन एड उसे पकड़कर कुर्सी के साथ बांध देता है। अब ये प्रीस्ट को यहाँ पर बुलाकर इस जगह को प्योर करना चाहते हैं, यानी कि वो उसका एक्सोर्सिज्म करना चाहते हैं। लेकिन लॉरेन कहती है कि वो यहाँ से बहुत दूर हैं, जब तक वो यहाँ पर आएंगे ये नहीं बचेगी। एड कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, हालांकि ये करना बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी एड ये करना चाहता है। लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ लॉरेन यहाँ पर रहे, क्योंकि ऐसे ही कुछ पहले करने से लॉरेन को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लॉरेन कहती है कि गॉड ने हमें इसीलिए ही बनाया है, और वो बाइबल रखती है और एड उसे पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो उस बाइबल को पढ़ता है तब यहाँ पर चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। घर के चारों तरफ परिंदे मंडराने लगते हैं और जिस कुर्सी पर कैरोलिन बैठी होती है वो मुड़ जाती है और उल्टी हो जाती है। पीरियड्स का पढ़ना अभी भी चल रहा होता है, लेकिन तभी कुर्सी नीचे गिरती है और कैरोलिन आजाद हो जाती है, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाती। यहाँ पर कैरोलिन की जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम अप्रैल होता है, उसे कैरोलिन ने नीचे एक जगह छुपा रखा होता है, और जैसे ही वो आजाद होती है वो उस तरफ भागती है और इन सबको पता चल जाता है कि वहां पर अप्रैल है। वो उस जगह तक पहुंच जाती है और उसके हाथ में कैंची होती है, और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तभी एड जोर से बोलता है बादशेबा। बादशेबा इस साया का असली नाम होता है। ये वो एंटिटी है जिसने अपने छोटे से बेटे को काले जादू के लिए मार दिया था। उसका नाम लेने के बाद एड बोलता है कि गॉड की मर्जी से मैं तुम्हें जहन्नुम जाने का हुक्म देता हूँ, लेकिन वो साया पूरी तरह से कैरोलिन के ऊपर हावी होता है। सब कैरोलिन का हौसला बढ़ा रहे होते हैं कि तुम इस साया को हरा सकती हो, और तभी ऊपर से लॉरेन बोलती है कि तुम याद करो तुमने मुझे क्या दिखाया था। दरअसल कैरोलिन ने लॉरेन को एक फोटो दिखाई थी और उसने बोला था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। उस फोटो में कैरोलिन की पूरी फैमिली थी। वो उस पल को कैरोलिन को याद दिलाती है, और उस पल को याद आने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वो उस साय को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करती है। तब वो साया उसकी बॉडी से निकल जाता है और कैरोलिन अपने होश में आ जाती है। होश में आने के बाद कैरोलिन अपनी बेटी अप्रैल को गले लगाती है और उसे माफी मांगती है। इस तरह से कैरोलिन की जान बच जाती है, और आखिर में वो खिलौना जो अप्रैल को पेड़ के पास मिला था एड उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसका एक म्यूजियम होता है और यहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, और एड उस खिलौने को वहाँ पर रखता है। ये एक सच्चा हादसा है जो रॉजर फैमिली के साथ 1993 में पेश आया था। इसी के साथ इस मूवी का इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।